तो आज हम बात करेंगे क्राउन रूल के बारे में, ठीक है। तो देखो, कल हमने कंपनी रूल में पढ़ा, हमने चार्टर एक्ट पढ़े, हमने 1773 का एक्ट पढ़ा, 1774 में कलकत्ता में हाईकोर्ट बना, ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्ट, जिसको हमने क्राउन रूल। हुआ क्या, 1857 की क्रांति के बाद 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के रूल को ओवरथ्रोन कर दिया टोटली। जैसे कि उसे पहले ट्रेड मोनोपोली 20 साल के लिए बढ़ाई थी पहले चार्टर में, दूसरे चार्टर एक्ट में उसको हटा दिया गया था और टी ट्रेड विद चाइना के साथ रखा था और सब टी का ट्रेड रखा था, ठीक है। तीसरे वाले में उसका पूरा ही हटा दिया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो हुई, ठीक है। अब 1858 के पहले एक्ट के बारे में बात करते हैं। जो एक्ट आएगा 1858, हम इसको बोल सकते हैं, क्या नाम था इसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है। पहले बेसिक पढ़ते हैं, पहले थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको एक क्विक ग्लैंस में देखेंगे क्या है, ठीक है। अभी क्या है कि 1858 के उसमें सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर जो पहली पोस्ट है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, सॉरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, हम इंडिया कहते हैं ना, तो उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को चेंज कर दिया गया और इट बिकम्स व्हाट, ये क्या बन गया, वाइसरॉय बन गया। अब ये पोस्ट वाइसरॉय, अब 1858 से जितने भी हमारे गवर्नर होंगे, जितने भी जो रिप्रेजेंट करेंगे ब्रिटिश क्राउन को, तो वो सीधे आप वाइसरॉय कहलाएंगे। और पहला वाइसरॉय बनता है कौन, कैनिंग, ठीक है। तो कैन बनता है कैनिंग, मैं लॉर्ड हटा दे रहा हूँ सब में से, तो डोंट माइंड, ठीक है। कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया इन 1858, ठीक है। ओके, नाउ द थिंग वाज देयर वाज अ डबल गवर्नमेंट। डबल गवर्नमेंट क्या थी बताओ, याद है डबल गवर्नमेंट? जिसने मेरा पुराना लेक्चर पढ़ा है वो ये देख कर बताओ कि जो डबल गवर्नमेंट थी वो कब इंट्रोड्यूस करी गई थी, ठीक है। एक्चुअली में कब इंट्रोड्यूस, जब बीओडी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये दो चीज आई थी, ठीक है। तो अभी जो डबल गवर्नमेंट है उसको हटा दिया गया, यानी इसका क्या हो गया, ये डिस्कार्ड कर दी गई डबल गवर्नमेंट, ठीक है। अब डबल गवर्नमेंट अगर हट गई है तो यहां पर क्या चाहिए, एक ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी, एक नई पोस्ट लाई गई है, ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी, यानी सेक्रेटरी नया ऑफिस आया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कह सकते हैं उसको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ऑफिस हटा देते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लिख देते हैं, ठीक है। तो एक नई पोस्ट आती है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो बनाई गई है, कंप्लीट अथॉरिटी होगी वाइसरॉय की, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की, उसके मेंबर्स पर, ठीक है, सिंपल। एक एक काउंसिल बनाई गई है जो असिस्ट कर, मतलब जिसका हेड होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। 15 मेंबर की काउंसिल है, 15 मेंबर की काउंसिल, ओके, ये खत्म हो गया। 15 मेंबर की काउंसिल, ठीक है। एक 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई है जो असिस्ट करेगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इंडिया के लिए। और ये जो काउंसिल होगी ये एक एडवाइजरी बॉडी होगी, ये क्या होगी, एडवाइजरी बॉडी, ये क्या होगी, एक एडवाइजरी बॉडी, ठीक है, बॉडी होगी। और इसका जो चेयरमैन होगा इस 15 मेंबर की काउंसिल का चेयरमैन कौन होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, सिंपल सिंपल। नेक्स्ट, इतना काफी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 में डबल गवर्नमेंट हटा दी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेकर आए, 15 मेंबर की काउंसिल लेकर आए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या कहलाया गया, वाइसरॉय कहलाया गया, ठीक है। अब देखते हैं कुछ नया है क्या इसमें। कंपनी रूल टोटली अबॉलिश कर दी गई है, अच्छा ये मैंने लिखा नहीं है, चलो लिख लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कंपनी का रूल पूरा अबॉलिश कर दिया, कंपनी रूल हैज अबॉलिश्ड, कंपनी रूल वाज टोटली अबॉलिश, कंपनी रूल को टोटली अबॉलिश कर दिया है, ठीक है। एक नई स्टेट आ गई है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, 15 मेंबर्स हैं, ठीक है। वैसे अगर डिटेल में जानना चाहूँ तो 8 ब्रिटिश क्राउन के होते हैं, 7 ब्रिटिश, छोड़ दो किसी काम के नहीं है। अभी क्या है कि ठीक है, अगर डबल गवर्नमेंट हटा दिया है इसका मतलब क्या कर दिया होगा, इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी हटा दिया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी टर्मिनेट कर दिया गया, ठीक है। कब हुआ है, एक्चुअली में ये हुआ 1 नवंबर 1858 को, ठीक है। मिंटो पार्क, ध्यान रखना क्वेश्चन आया हुआ है, मिंटो पार्क ये कहां पर है, इलाहाबाद में, ये मैंने पहले बताया,
किसके द्वारा पढ़ा गया? कैनिंग के द्वारा। ये प्रस्ताव पढ़ा गया कि अब ऐसा होगा और ऐसा होगा और ऐसा होगा, कंपनी रूल को निरस्त कर दिया गया है। फिर आया हमारा अगला एक्ट, जिस एक्ट को बोला गया, काफी खतरनाक एक्ट है वाला, जो अगला एक्ट आने वाला है। जिस एक्ट का नाम है, इसको मुझे थोड़ा और ऊपर चाहिए, ठीक है, इसको थोड़ा मैं और ऊपर कर लूंगा अभी। तो सेकेंड एक्ट आएगा कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या फिर हम इंडियन काउंसिल एक्ट बोलते हैं। हाँ, इंडियन काउंसिल एक्ट देते हैं। अब हम लेके चलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 का है। तो 1858 के बाद कौन सा आएगा? 1861। ठीक है। अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में ऐसा क्या है? ये भी खत्म हो गया, रिफिल करना पड़ेगा। चलो देखते हैं 1861 में। ठीक है, अभी क्या है कि यहां पर अब देखो 1861 का नाम इंडियन काउंसिल एक्ट उन्होंने दिया है, तो इसका मतलब एक चीज तो मानी जाएगी कि इंडियंस को काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन की बिगनिंग यहां से स्टार्ट होती है। एग्जैक्टली इसका मतलब कि वाइसरॉय जो है उसको क्या करना पड़ेगा? नॉमिनेट करना पड़ेगा कुछ इंडियंस को एज नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल। यानी वाइसरॉय शुड नॉमिनेट some Indians, Viceroy should nominate some Indians as non-officials। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है, उसकी काउंसिल्स के लिए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो तीन, पहला द राजा ऑफ बनारस, द महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, तीन आते हैं। कौन तीन आते हैं? तो पहली बार कैनिंग था इस समय काउंसिल एक्ट में, यहीं पर कैनिंग ही चल रहा है अभी, तो तीन लेकर आते हैं। कौन? ठीक है, राजा राव बनारस, ग्वालियर था वैसे वो, जो दिनकर राव है बनारस, ठीक है, राजा बनारस, लॉक नहीं किया मैंने अभी, शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, पटियाला और ग्वालियर, ठीक है। वैसे दिनकर राव है, पता नहीं इन्होंने नाम क्यों नहीं दिया, पर दिनकर राव ये आएंगे। तो तीन आते हैं, एक, दो और तीन, दिनकर राव ग्वालियर के, ये तीनों को नॉमिनेट किया जाता है पहली बार। यानी अगर मैं बोलूं कि भारतीय जो थे वो पहली बार किसी भी वाइसरॉय की काउंसिल में 1861 के एक्ट के अंतर्गत क्या होते हैं? ज्वाइन होते हैं, जिसको करने वाला कौन था? कैनिंग था, ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया है कि डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, अभी केंद्रीकरण हुआ है। अब व्हाट इज मीनिंग बाय डिसेंट्रलाइजेशन बताता हूं, ठीक है। डायरेक्ट आया था डिसेंट्रलाइजेशन कब हुआ? डिसेंट्रलाइजेशन देखो मैंने बताया था कि मद्रास और बॉम्बे को बंगाल की प्रेसिडेंसीज का सबऑर्डिनेट बना दिया गया था। फिर बाद में उनकी लेजिस्लेटिव पावर भी उनसे छीन ली गई थी। बट हुआ क्या, इस 1861 के एक्ट के अंतर्गत, इस 1861 के एक्ट के अंतर्गत जो इन दोनों की लेजिस्लेटिव पावर थी ये इनको दे दी गई। यानी लेजिस्लेटिव भी खत्म हो गया, लेजिस्लेटिव पावर बैक दी गई किसको? बॉम्बे एंड मद्रास को। दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, यहां पर बंगाल में न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनती हैं, नॉर्थ वेस्ट पंजाब में, प्रोविंस में, ठीक है। तो देखो न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। कब? 1862, ठीक है, 1886 और 1897, यहां पर इसमें बनेंगी बंगाल में, ठीक है, और इसमें बनती है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में। और नेक्स्ट बनेगी कौन सी? इसमें पंजाब में, यस पंजाब। तो इस एक्ट के अंतर्गत हमें क्या, तीन नई लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट, अब इसके अंतर्गत वाइसरॉय के पास पावर आ जाती है कि वो मोर कॉन्वीनियंट
ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस में अपने ऑर्डर्स को बना सकता है, यानी पोर्टफोलियो सिस्टम यहीं पर आ जाता है। पर ध्यान रखना पोर्टफोलियो सिस्टम आता है, ठीक है, 1861 के एक्ट में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में हमें यहां पर वाइसरॉय के पास कौन सी पावर आ जाती है? ऑर्डिनेंस पावर आती है। कौन सी पावर आती है? ऑर्डिनेंस पावर आ जाती है, ठीक है, ऑर्डिनेंस पावर आ जाती है। ऑर्डिनेंस पावर का मतलब क्या होता है कि वो अध्यादेश को जारी कर सकता है जिसकी वैलिडिटी 6 तक रहती है। 123 के अंतर्गत, जहां तक मुझे याद है, अभी देखते हैं, चेक करते हैं, 123 ये प्रेसिडेंट और ये गवर्नर, इन दोनों के पास पावर होती है कि वो ऑर्डिनेंस दे सकते हैं, ठीक है, ओके। और इनकी जो रहेगी ऑर्डिनेंस पावर, जो आएगी ऑर्डिनेंस पावर आ जाती है, और ये वैलिडेट कितने मंथ के लिए रहती है? 6 मंथ्स के लिए रहती है, ठीक है। लेट मी रिफिल माय क्या मार्कर्स, टिल देन लेट्स अंडरस्टैंड, ठीक है। देखते हैं क्या बोला है आगे, कहाँ गया, ओके। 1861 की बात करते हैं। वाइसरॉय जो है उसकी 2 काउंसिल आ चुकी हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। डिसेंट्रलाइजेशन हो चुका है, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बन चुकी हैं, एग्जैक्टली। तो अब उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स अलग अलग हो चुकी हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट के लिए किसको माना जाता है? 1862 में इंडियन डिपार्टमेंट, ध्यान रखना, किसको? कैनिंग को माना जाता है, ठीक है। तो अभी कैनिंग चलना है यहाँ पर, गिव मी अ सेकंड, आई विल पॉज इट एंड विल कंटिन्यू, ओके, ठीक है, लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। अभी कंटिन्यू करने के लिए अपने पास क्या चला था? हाँ, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट के लिए माना जाता है 1862 में किसको? कैनिंग को, ठीक है, किसको माना जाता है? कैनिंग को माना जाता है, ठीक है, ये याद रखना। 3 है पटियाला, बनारस और ग्वालियर के लिए आता है। ऑर्डिनेंस पावर 1861 में आ गया था। आईपीसी सीवीपीसी जो स्टार्टेड है वो यहीं पर स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। 3 हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुए 1862 में। 1862 में 3 हाई कोर्ट, 3 हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुए, ठीक है, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना, ठीक है। अभी 1861 से अगला जो एक्ट आता है, अगला एक्ट आता है हमारा 1892 का। बट 1892 के एक्ट से पहले हम एक काम करते हैं, पॉज कर दें, ठीक है, 2 मिनट रुकना, ठीक है। आई विल कंटिन्यू विद दिस वन, ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं, प्लीज डोंट माइंड द एक्सटर्नल वॉइस। अभी क्या हुआ कि यहाँ पर जब हमारा 1862 चल रहा है, अगला एक्ट आता है हमारा 1892 का, ठीक है। तो पर 1892 से पहले हमारे पास कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो कि मैं उसको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, जब हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग करेंगे। अभी के लिए सब बताना चाहता हूँ कि 1885 में हमारी बनती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक्चुअली इनिशियली वो स्टार्ट होता है कांग्रेस नाम से, इनिशियली उसका नाम इंडियन नहीं होता है, ठीक है। ये जो है कांग्रेस, कांग्रेस क्या है एक्चुअली? कांग्रेस देखा जाए तो वो यूएसए का टर्म है, ठीक है। यूएसए में सेनेट को बुलाया जाता है, कांग्रेस बुलाया जाता है, ठीक है। तो इसके जो फाउंडर थे, फाउंडर भी आप सबको पता होना चाहिए, फाउंडर कौन थे? ए ओ यू, ठीक है, ए ओ यू में। और इसके जो वाइसरॉय थे इस समय, वाइसरॉय थे वो थे डफरिन, ठीक है। उस डफर ने आईएनसी बनाने की हमें वो दे दी। और इसका जो पहला सेशन हुआ, फर्स्ट सेशन जो हुआ, ठीक है, वो हुआ 28 दिसंबर 1885, कब? बॉम्बे, कब? बॉम्बे, ठीक है। इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे ये भी पता होना चाहिए। पहले प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू सी बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद बनर्जी थे। ये क्या थे? ये टेम्परेरी थे, ठीक है, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा एज जो थे वो ये थे, इसलिए इनको बनाया गया। मेन क्या था इसमें, ध्यान रखना, इसमें डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था और दे वांटेड द सिविलाइज लेबर, ठीक है। और इनिशियली कांग्रेस मेड फॉर एक्सप्लॉइटिंग अस, बट आफ्टर दैट इट बिकेम द रीजन फॉर आवर इंडिपेंडेंस, ठीक है। एंड आफ्टर दैट विल गो फॉर द 1892, which 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। उसके बाद हमारा 92, फिर उसके बाद हमारा ऐसे ही 1909, फिर 1919, फिर 1947, दैट्स ऑल, खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो खत्म करते हैं।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वाला पार्ट हटा दो. I hope you got it. Let me just mute it for a second. लेट्स कंटिन्यू. ठीक है, अभी अपना एक्ट आता है. कौन सा एक्ट आएगा? 1892. ठीक है, 18. ओके, आई थिंक मुझे ना सूखे कपड़े से मारना पड़ेगा और एल्स ये गीला गीला फील हो रहा है. 1892 का एक्ट हमें देखना है. लेट्स सी. ठीक है, तो विल सी 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट. इंडियन काउंसिल एक्ट. ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892. ठीक है, अब इसमें क्या होता है थोड़ा इसको समझते हैं. ठीक है, इस 1892 के काउंसिल एक्ट में सबसे पहले जो वर्ड यूज किया गया, वो जो वर्ड आया इलेक्शन वर्ड यूज किया गया. ठीक है, चलो पहले डिटेल में समझते हैं, फिर मैं लास्ट में पूरा नोट्स अपना नोट्स वाला बता दूंगा. ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या है कि जहां पर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की जो वैल्यू थी यानी नंबर्स थे उनको बढ़ा दिया गया, बट ऑफिशियल मेजोरिटी अभी भी रखी गई. इसका मतलब क्या होगा? देखो, अगर मान लो 6 मेंबर्स है अपने पास. ठीक है, ठीक है, इलेक्शन आया, अगर 6 मेंबर्स अपने पास, तो अपने पास पहले थे 4, अपने पास पहले थे 5 और 1. ठीक है, ऐसे तरीके से 5 ब्रिटिशर्स 1 इंडियन. तो उन्होंने कहा इनकी वैल्यू बढ़ा दो, बट 2 कर सकते हो, 3 नहीं कर सकते. ठीक है, तो मेजोरिटी आप हमेशा किसकी रखोगे? ब्रिटिशर्स की ही रखोगे. तो ये चीज़ थी, बट हाँ नंबर्स बढ़ चुके हैं. ठीक है, ये मेरे हाथ से करने से बेटर है कि मैं इसको इससे करूँ, इससे साफ तो होगा नहीं. ठीक है, डजेंट मैटर. ओके, कहाँ पर था मैं? हाँ, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, दोनों में मेंबर्स को बढ़ा दिया गया. तो मैं लिख लेता हूँ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, में मेंबर्स बढ़ गए, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी मेंबर्स कम बढ़ गए, बट मेजोरिटी जो थी वो ब्रिटिशर्स की थी. ठीक है, इसमें पानी क्यों हो रहा है? ठीक है, आई डोंट नो, पर जो मेजोरिटी थी वो क्या थी? ब्रिटिशर्स की ही थी. ठीक है, मेजोरिटी किसकी थी? ब्रिटिशर्स की ही थी. व्हाई दिस? हाँ, just give me a second, let me see. This is happening because of थोड़ा पानी. ओके, सिल्की क्लॉथ यूज करोगे मैं पूरा नेक्स्ट बात कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी रखना पड़ेगा बाय प्रोविंशियल काउंसिल एंड द बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स. देखो क्या हुआ, अभी तक प्रोविंशियल में इंडियंस आ गए, पर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी वी हैव टू क्या नॉमिनेट करना पड़ेगा. वी हैव टू नॉमिनेट, हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स किन की हेल्प से, या तो वाइसरॉय देगा, या बंगाल, क्या नाम था इसका, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, अच्छा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, या बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स. ठीक है, अब मतलब क्या मैं समझाता हूँ. देखो क्या हुआ कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में तो अभी तक देखो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या हुआ, मेजोरिटी बढ़ गई, मतलब मेजोरिटी ब्रिटिश के मेंबर्स बढ़ गए, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी मेंबर बढ़ गए, पर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बढ़ा दिया गया. अब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बढ़ाने के लिए जो नॉमिनेशन किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा. ठीक है, ये किया जाएगा. और
एग्जैक्टली। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बाय द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, हाँ, अब इसमें जो मेंबर्स बढ़ेंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो किसके द्वारा बढ़ेंगे, नॉन ऑफिशियल इसमें बढ़ेंगे। बढ़िए किसके द्वारा बढ़ेंगे, गवर्नर के द्वारा बढ़ेंगे। किसके सजेशन में, इन सब के सजेशन में। कौन कौन है सजेशन दे रहे, लिखना नहीं है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटी, ट्रेड एसोसिएशन, जमीलास, चैम्बर्स, ये सारे के सारे। मतलब इसका मतलब अभी क्या हुआ है, यूज ऑफ इलेक्शन तो हो गया है नॉन ऑफिशियल सीट्स के लिए सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। वर्ड इलेक्शन was however not used in this act. Okay, okay. 92 के में इलेक्शन was not used. ठीक है, ध्यान देना, वर्ड इलेक्शन को यूज तो नहीं किए, जैसे लिखवाया मुझे लगता है उसे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, सुनना ध्यान से। इंडियन काउंसिल एक्ट में वर्ड इलेक्शन का वर्ड यूज नहीं किया गया, बट क्या किया गया, ठीक है, बट क्या किया गया कि नॉमिनेशंस किया गया। तो एक तरीके का इलेक्शन ही हुआ, बट अभी ये इलेक्शन वर्ड यूज नहीं किया गया 1892 के एक्ट में। एग्जैक्टली इलेक्शन की प्रोसेस को वो किया गया, बट इलेक्शन वर्ड यूज नहीं किया गया। एग्जैक्टली ओके। पहला बजट कब आया था, 1860। ओके, पहला बजट कब आया था, 1860। किसके द्वारा, जेम्स विल्सन। बजट के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर। बजट कब आया था, 1860, जेम्स विल्टन। ठीक है, जेम्स विल्टन। इंडियन काउंसिल एक्ट में अब मेंबर्स बढ़ चुके हैं, तो उनको बजट पे डिस्कस करने का अलाउड हो चुका था। ठीक है, राइट टू ओनली डिबेट, बट यू कैन नॉट वोट इट। ठीक है, नेक्स्ट है सैलरीज। हाँ, यहाँ पर ध्यान रखना, सैलरीज जो होंगी विल कम फ्रॉम, कहाँ से, ब्रिटेन से। चलो वापस, ठीक है, मैंने स्पेलिंग कर दी सर, इन होता है ब्रिटेन से। ठीक है, सारी सैलरी आएंगी। और ये ना 1892, क्योंकि उसके बाद जो अगला एक्ट आने वाला है वो 1909 का आएगा। तो यहाँ पर कुछ कांड हुए हैं, जैसे कि 1905 क्या हुआ है, बंगाल विभाजन, बंगाल पार्टीशन। ठीक है, वर्ड नहीं आता एकदम से। 1906 में मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन। ठीक है, ढाका में। देखो हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो सारी चीज़ें तुम्हें हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। ठीक है, और कौन, सलीमुल्ला खान और आगा खान। ठीक है, इसमें दो होते हैं, दो इंपॉर्टेंट, कौन, सलीमुल्ला खान और आगा खान। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, सलीमुल्ला खान और आगा खान, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, इसमें माने जाते हैं। ठीक है, यानी इनके जो फाउंडर कह सकते हैं मुस्लिम लीग का, 1906 में आते हैं। ठीक है, अब अगला एक्ट आता है, बहुत अच्छा एक्ट है। ठीक है, अच्छा एक्ट तो नहीं पर याद करने वाला है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस एक्ट के बारे में। तो इस एक्ट का नाम है 1909 का, इस एक्ट का नाम है 1909 का कौन सा एक्ट, 1909 का कौन सा एक्ट, 1909 का आपका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट। ठीक है, ये आता है 1909, कौन सा, मॉर्ले मिंटो, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट। ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट आता है कब, 1906 में। प्लीज डोंट माइंड। ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट आता है कब, 1909 में आता है। अब 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट में तो यहाँ पर वाइसरॉय कौन आते हैं, मिंटो, और ये कौन होता है, सेक्रेटरी। चलिए ना, पोस्ट सेक्रेटरी की पोस्ट चलिए ना ऊपर से। हाँ, तो सेक्रेटरी यहाँ पर आता है और वाइसरॉय कहाँ पर आता है, मिंटो, यहाँ पर वाइसरॉय आता है। अब इस एक्ट को हम, इस फीचर्स के हैं इसमें, फीचर समझ रहे हैं। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल की, इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स क्या हो जाते हैं, अब इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स इंक्रीज हो जाते हैं, किसमें, सेंट्रल और प्रोविंशियल में। ठीक है,
पहले कितने थे 16, पहले कितने थे 16, 16 से कितने हुए 60। किसकी बात कर रहा हूं मैं, सेंट्रल, ठीक है। और ऐसे ही प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव की कोई बात नहीं बताई है, ठीक है, बताया नहीं इसके बारे में, पर सेंट्रल में 16 से 60 हो चुके हैं, कितने 1909 के मॉडल रिफॉर्म में, ठीक है। अभी क्या है कि अभी यहाँ पर समझना ध्यान से, अभी क्या है, अभी तक की मेजोरिटी जो थी वो ब्रिटिशर्स की लगी थी, किसमें, सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों में। इस वाले एक्ट से बोला गया कि आप नॉन ऑफिशियो मेंबर्स प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेजोरिटी कर सकते हो, कैन बी, ठीक है। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, मेजोरिटी कर सकते हैं, अलाउड है, ठीक है। अब यहां पर हमें बजट पे डिस्कस रिजोल्यूशन देना, ठीक है। और सिंपल सी बात कहूं तो दोनों लेवल पर मेंबर्स को अलाउड था कि आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो, ये सारी की सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। ध्यान रखना, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जॉइंस, अब यहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो क्या, वाइसरॉय की काउंसिल। तो किसको अलाउड कर दिया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये पहले मेंबर थे जिनको वाइसरॉय की काउंसिल को क्या करना गया, ज्वाइन किया, और इनको अपॉइंट किया एज अ लॉ मेंबर। तो आप देख लो क्या कि इंडिया की इंडियंस जो थे वो काउंसिल की लेजिस्लेटिव में, सेंट्रल के लेजिस्लेटिव में पार्टिसिपेट कर रहे थे, और ही बिकेम अ लॉ मेंबर, ठीक है। यहां पर एक, आई होप तुम देख सकते हो, दिख रहा होगा, ठीक है, मैं कह रहा कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस 1909 के एक्ट में, इसके लिए गांधी जी ने बहुत वो किया, ठीक है। और कौन था, मिंटो, फादर ऑफ कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन, इसका फादर कहलाता है, ठीक है, ओके। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं। तो ये सारी की चीजें किसमें थी, 1909 के एक्ट में, मॉडल मिंटो एक्ट में। चलो देखते हैं मेरे नोट्स में क्या है। ओके, मूव रेजोल्यूशन बजट आप कर सकते हो। मुस्लिम्स को यू गिव डिफरेंट इलेक्टोरल बोर्ड, मुस्लिम को दिया गया, नंबर बढ़ा दिए गए 16 से 60, ओके। दो मतलब वही मुस्लिम्स के पास 2 राइट मिल गया, आप एक खुद को दोगे और एक किसी को भी जिसको देना चाहो, ठीक है। ठीक है, शिट, ठीक है। नेक्स्ट एक्ट वाज, ओके, 1935 का एक्ट आएगा, उसके बाद ये खत्म, ठीक है। नेक्स्ट एक्ट लेके चलते हैं 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट, ठीक है। पॉज करते हैं 2 मिनट के लिए, चलो लेट्स कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अभी क्या है कि यहाँ पर, ओके, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वो ज्वाइन करते हैं वाइसरॉय के काउंसिल को, ये पहले लॉ मेंबर बनते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है 1909 के मॉडल मिंटो रिफॉर्म एक्ट के लिए। अब 1909 के मॉडल मिंटो रिफॉर्म के बाद हमारे पास नेक्स्ट एक्ट आता है जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919। क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919। तो उससे पहले मैं इसको पूरे को रफ करना चाहूंगा, ओके, सो रफ करते हैं, गिव मी अ सेकंड, क्विकली आई रफ इट, ठीक, यहां तक रफ हो गया काफी। तो अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्या 1919 से कोई चीज पहले भी हुई है, मैंने बताया 1905 में हुआ, 1906 में हुआ, ठीक है, 1905 में हुआ, 1906 में हुआ, और उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब इसको ना दूसरा नाम दिया गया, इसका नाम दिया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है।
रिफॉर्म एक्ट। ठीक है, आपको ये कहेगा कि बताओ ये क्या है, तो चेम्सफोर्ड जो था इस समय का वाइसरॉय था। कौन था? वाइसरॉय था। और मॉन्टेग्यू क्या था? मॉन्टेग्यू क्या होगा? सेक्रेटरी। यस, इसको मॉन्टफोर्ट भी कहते हैं कभी कभी ना, इसका दूसरा नाम भी है। प्यार से इसको, प्यार तो क्या ही देंगे इसको, चल जा भाई, क्या हो गया तेरे को, इंक तो भरी मैंने अभी तेरे में। तो इसको बोलते हैं मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म एक्ट भी इसको बोला जाता है। कब का? 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाला। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है चलो बात करते हैं। ठीक है, ओके, तो मॉन्टेग्यू, ठीक है, पहले चीज सेंट्रल को ध्यान से देखना, सेंट्रल से कहा कि आप प्रोविंसेस क्या करो। हाँ देखो, उन्होंने कहा कि सेंट्रल के पास इतना काम नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि वो पूरा संभालेगा, प्रोविंस को भी संभालेगा, सेंट्रल को भी संभालेगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, हम सब्जेक्ट्स बना देते हैं। क्या? प्रोविंशियल सब्जेक्ट बनाते हैं, सेंट्रल सब्जेक्ट बनाते हैं, और इन सब को बनाकर उन्होंने कहा कि वो अपने अपने सब्जेक्ट से बना सकते हैं। ठीक है, और उसको सेंट्रलाइज कर दिया, यानी सेंटर को बोला गया सिर्फ आप सेंटर पे काम करो, प्रोविंस वालों को बोला कि आप प्रोविंस पे देख लो, हम आपके कुछ सब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक सब्जेक्ट्स मैटर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। लेट मी सी, डू वी हैव सब्जेक्ट्स हियर, बिकॉज अभी यहाँ पर बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, वेट करना। ठीक है, साइमन भी आएगा, साइमन गो बैक। ओके, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा मुझे, बट हाँ इतना चीज तो है यहाँ पर। ठीक है, अभी यहाँ पर दो चीज बन चुकी है। क्या बन चुका है? ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या बन चुका है, यहाँ पर आ चुका है आपका ट्रांसपोर्ट एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट, ट्रांसपोर्ट एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इनका जो मेंशन हो चुका है, कहां पर? ट्रांसपोर्ट और रिजर्व सब्जेक्ट का मेंशन हो चुका है इस वाले एक्ट में। दो पार्ट में आए। देखो हुआ क्या कि इन्हें प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट्स हैं उनको दो हिस्सों में बांट दिया। कौन बांट गया? प्रोविंशियल सब्जेक्ट। आई होप यहां तक दिख रहा हो। ठीक है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो है इट डिवाइडेड इनटू ट्रांसपोर्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट के बीच में बढ़ चुका है। अब ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट क्या होते हैं? वो जिसको गवर्नर मिनिस्टर की हेल्प से देखेगा और वो रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। और रिजर्व सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? इसको एडमिनिस्टर करेंगे गवर्नमेंट को और वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के होंगे विदाउट, यानी समझ लो, ट्रांसफर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल और ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल। लो भाई देखो, तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट ध्यान से समझना। अभी क्या सेंट्रल और प्रोविंशियल, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो प्रोविंशियल को अलग अलग दे दो, आराम से वो अपना संभाल लेंगे। तो प्रोविंशियल में दो सब्जेक्ट बन गए, ट्रांसपोर्ट और रिजर्व। ट्रांसपोर्ट जो होंगे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल, गवर्नर जो होगा, जो इसमें जो गवर्नर बनेगा, जो वाइसरॉय होगा, वाइसरॉय है गवर्नर नहीं। ठीक है, तो वो क्या करेगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। रिजर्व वाला सिंपल हो गया, ये चीज हो गई। और यहीं से एक वर्ड आ गया 1919 से, एग्जैक्टली तो यहीं से स्टार्ट होगी ना। 1919 से बहुत इंपॉर्टेंट है, 1935 तक क्या लग गई? डायरकी लग गई। ठीक है, कौन लग गई? डायरकी। तो डायरकी लगाते समय वाइसरॉय कौन था हमारा? चेम्सफोर्ड। लो भाई क्वेश्चन बन गया मेरा। ठीक है, और देखो आगे, देखते जाओ देखते जाओ, आगे देखते हैं। पहली बार इन्होंने बाइकैमरलिज्म यानी दो चीज इंट्रोड्यूस किया हुआ है, बाइकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म, और एक चीज और इंट्रोड्यूस हुई है, इलेक्शंस इन द कंट्री, डायरेक्ट इलेक्शंस। तो डायरेक्ट इलेक्शंस कब हुए हैं? डायरेक्ट इलेक्शंस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन एक्ट 1919, नॉट इन 1909। ओके, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। ठीक है, वैसे सेपरेट इलेक्टोरेट तो यहाँ आ गया। ठीक है, तो इलेक्शन तो वहां स्टार्ट हो चुका है, पर डायरेक्ट इलेक्शन जो हो गए हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस कंट्री में पहली बार बाइकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट हो गए हैं। अब यानी अब बाइकैमरलिज्म क्या है? क्वेश्चन आएगा कि भाई बाइकैमरलिज्म क्या होता है। ठीक है, बाइकैमरलिज्म कुछ नहीं, ये अपर हाउस और लोअर हाउस, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, ये आ गया। अपर हाउस क्या होगा? काउंसिल ऑफ स्टेट, और लोअर हाउस क्या होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। ठीक है, और अब इनके जो मेंबर्स होंगे वो कैसे चुने जाएंगे? वो डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाएंगे। ठीक है, अभी तक नॉमिनेशन होता था इन पर। ठीक है, बट अब जो चुने जाएंगे काउंसिल्स के और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स जो होंगे वो अब डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाएंगे। देखा कितना मस्त था। 3 of the 6 मेंबर ऑफ वाइसरॉय काउंसिल्स होने चाहिए, 6 मेंबर्स वाइसरॉय की काउंसिल। अगर वाइसरॉय की काउंसिल जो है 3 जो होंगे 6 में से, दे मस्ट बी इंडियन। लो भाई, यहां पर इंडियंस को भी थोड़ी वो मिल चुकी है, कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन आ चुका है, सेपरेट इलेक्टोरेट मिले हैं, सिख, इंडियन, क्रिश्चियन। अबे वही चल रहा है क्या 1919 था? हाँ, तो यहां पर सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया बाकियों को भी।
ठीक है, मुस्लिम्स को तो पहले मिल गया था, 1909 में ही मिल गया था। यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरल में सिख और क्रिश्चियंस इन सबको मिला है। ठीक है, नेक्स्ट लेके चलते हैं। ओके, फ्रेंचाइजी मिल गई इनको, कुछ ही पीपल्स को जिनकी प्रॉपर्टी टैक्स की एजुकेशन के हिसाब से। नया ऑफिस बना हुआ है हाई कमिश्नर का लंदन में। ठीक है, और पब्लिक सर्विस कमीशन का भी स्टार्ट हो चुका है 1926 में। पहली बार प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट को अलग हो चुका है। ठीक है, प्रोविंशियल, ठीक है, यहाँ पर प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट दोनों अलग हो चुके हैं इस वाले एक्ट में। और स्टेचुरी कमीशन जो इनके काम पर वो करेगा, एक स्टेचुरी कमीशन का एक स्टेचुरी कमीशन आ चुका है, स्टेचुरी कमीशन आ चुका है जो इन पे डिस्कस करेगा, यानी इसके बारे में पता करेगा। तो ये चीजें कौन से एक्ट में, 1919 के एक्ट में हो चुकी है। ठीक है, ठीक है, 1919 के एक्ट में मेरे में क्या लिखा हुआ देखते हैं। 1919 का एक्ट यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, 1901 में डायरेक्ट इलेक्शंस स्टार्ट कर दिए गए, पब्लिक सर्विस कमीशन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को पावर मिल गई है कि वो ऑडिटर जनरल को ला सकता है, यानी कैग की पोजीशन आ चुकी है। अभी भी आर्टिकल नंबर 148 में कैग है। ठीक है, इलेक्शन डायरेक्ट और वो, ठीक है, लोकसभा पर सभा हो गया। ठीक है, 1927 को गठन हुआ और 1929 को होना चाहिए था, 1928 को आ चुका है। ठीक है, अभी 1919 में ये चल रहा है, अभी आगे बात करते हैं। अब 1919 में जब ये चला तो यहाँ पर बात आई किसकी, मैं उसको थोड़ा जल्दी बताऊंगा क्योंकि उसके बारे में डिटेल में हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, साइमन कमीशन क्या होता है ये पढ़ेंगे, बट अभी बीच में साइमन कमीशन आया है तो साथ में लेते हुए चलते हैं। ठीक है, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि बोला गया कि 1900 में बैठ गया। ठीक है, 1927 में साइमन कमीशन बन गया, पर एक्चुअली बनना चाहिए था 1929 में। चल देखते हैं इसे। 1929 में साइमन कमीशन के बारे में बात हुई कि हम साइमन कमीशन बनाएंगे। ठीक है, समझना ध्यान से, 1929 में साइमन कमीशन बनाएंगे, ये बात हुई। ठीक है, हाँ, पर इसका गठन कैसे हो गया, ये हो गया 1927 में ही हो गया। तो आया कब, 1928 में भारत आ गया। अब इसके खिलाफ क्या हुआ, लोगों ने विरोध किया। ठीक है, इसका काम क्या था, इसका काम था कि रिव्यू करेंगे हम, क्या रिव्यू करेंगे, क्या डायरकी, जो द्वैत शासन लगा 1919-1935 का। अब डायरकी को रिव्यू करने के लिए जो भी लोग थे वो सारे के सारे ब्रिटिशर थे, सारे के सारे ब्रिटिशर थे। ठीक है, तो ये जैसे बॉम्बे पहुंचा, बॉम्बे में जैसे ये बॉम्बे पहुंचा, बॉम्बे में लोगों ने कर दिया साइमन गो बैक। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कहाँ पे किया था, कब किया था, तो 1928 में किया, जब वो बॉम्बे आया साइमन गो बैक लग गया। ठीक है, अब 1928 में साइमन गो बैक तक नारे तो लगा दिए। ठीक है, कोई इशू नहीं है। फिर यहीं पर इसी समय लाहौर में क्या हुआ, लाहौर में मार्च हुआ, यानी लाहौर में थोड़ी वो हुई हल्ला उल्ला, तो उसमें क्या लाठी पड़ गई, इसको लाला लाजपत राय जी को। ठीक है, और उनकी वहीं पर डेथ हो गई, और डेथ होने के बाद लेफ्टिनेंट स्कॉट मरना चाहिए था। ठीक है, बट उसकी जगह सॉन्डर्स मर गया। ठीक है, अभी इस समय जो सेक्रेटरी था वो था बर्कनहेड। तो इस समय जो सेक्रेटरी था वो था बर्कनहेड। ठीक है, समझो, अभी मैं बहुत चीज बताऊंगा। बर्कनहेड समय सेक्रेटरी था। अब बर्कनहेड जो था इसने क्या किया, अब इससे क्या हुआ, ये पहुंचा मोतीलाल के पास, भाई प्रॉब्लम आ गई थी क्योंकि भाई इतना कुछ हुआ है। तो मोतीलाल के पास पहुंचे और मोतीलाल जी से कहा कि भाई अब क्या चाहिए। तो मोतीलाल ने कहा कि भाई हमें स्वराज चाहिए। ठीक है, मोतीलाल ने कहा हमको क्या चाहिए, स्वराज चाहिए, दो हमें स्वराज दो, मैंने जानता मुझे चाहिए स्वराज। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम, मैंने चैलेंज कर रहा हूं कि तुम पहले बताओ कि इस लायक हो या नहीं हो, बना के दिखाओ। ठीक है, और सबके साइन लेके दिखाओ, सबके साइन लो, साइमन कमीशन। ठीक है, करो। तो फिर नेहरू ने क्या किया, नेहरू ने कहा कि ठीक है, मैं 1928 में, ओके ये क्या था, 1900 वेट, हाँ ठीक है ना, रिव्यू डाल के मैं, हाँ 1928 में ही तो नेहरू जी ने क्या दिया, अपनी नेहरू रिपोर्ट दे दी। तो नेहरू रिपोर्ट क्या है, इसमें कहते हैं कि फर्स्ट डिमांड ऑफ किसका, रिटर्न डिमांड ऑफ किसका, फंडामेंटल राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स की रिटर्न डिमांड बन गई इसमें। 1928 को जब हुई, प्रपोजल आया, उसमें मांगा कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, हमें इलेक्शन जो होने चाहिए वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए भी होने चाहिए, फंडामेंटल राइट सिटीजंस को मिलने चाहिए, एक सुप्रीम कोर्ट, फेडरल सुप्रीम कोर्ट आनी चाहिए, इक्वल राइट बोथ मेन एंड वुमेन को मिलना चाहिए, रिलीजियस और पॉलिटिकल इशू पे सेपरेट करो उसको, एडल्ट वोट फ्रेंचाइजी दो, हर सिटीजन को एक वोट मिलना चाहिए, और कॉम्युनल जो सेपरेट कॉम्युनल इलेक्टोरेट है वो हटा देना चाहिए। बट चुनने किसने करी, चुनने करी किसने, मोहम्मद अली जिन्ना। तो ही डिडंट साइन, उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तो पाकिस्तान के हित के बारे में बात ही नहीं हुई है, तो ही डिडंट साइन। तो यहाँ पर
ये भी खारिज हो गया। अब ये खारिज होने के बाद क्या सीन हुआ कि 1928 की बात चल रही है, अभी हुआ क्या मैं बताता हूँ। देखो 1930 में एक सेशन हुआ, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ओहो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुई तो इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, कोई नहीं गया, कांग्रेस का कोई नहीं गया। फिर 1931, ध्यान से देखना, 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, पर 1931 में पहले 1931 नहीं यार, यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिखते हैं 1931 में कराची सेशन हुआ। कराची सेशन में बोला गया कि गांधी जी से बोला गया, सर आप जाओ और फंडामेंटल राइट्स की डिमांड करो। तो उन्होंने जब उनसे ये बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स की डिमांड करो, तो उन्होंने कहा मैं जाऊँ, सच में जाऊँ? हाँ, पर कराची सेशन के प्रेसिडेंट कौन था? अगर कोई पूछे तो बताओ, कौन थे बताओ? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, मैं सारे के साथ मैं याद कर दूंगा किसके सेशन के कौन से क्या है, वो मैं बाद में याद कर दूंगा। ठीक है, अभी क्या हुआ कि कांग्रेस ने जाके हम फंडामेंटल राइट को मांगेंगे, तो आप गांधी जी से कहा, गांधी जी आप 1931 में जाओ। तो गांधी जी जो थे 1931 के सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए, और उन्होंने कहा भैया मुझे चाहिए। ठीक है, और 1932 में भी क्या हुआ, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो तीनों में गया, तो वो थे कौन? भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, भीमराव अंबेडकर थे। अब इतना कुछ हो गया, कब हुआ ये? 1932। पर 1932 के बाद हमारा जो एक एक्ट आया, जो काफी खतरनाक एक्ट बोला गया, उस एक्ट का नाम है 1935, जिसमें हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन में 70% जो बातें हैं आज के कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे, वो सब कहां से ली गई है? इसी एक्ट से तो ली गई है। कौन सा? 1935 का एक्ट। प्लीज उसको 1928 मत कर देना, जो भी है तुम उल्टा सीधा मत कर देना, वो 1935 का ही है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। बस 1935 का एक्ट आएगा, फिर 1947 का आएगा, और खत्म हमारा हिस्टोरिकल इवोल्यूशन। फिर हम आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे सीधे। हम ही क्या करना, कौन सा आर्टिकल क्या है वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, शेड्यूल स्टार्ट कर दूंगा मैं नहीं पढ़ा रहा वो कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या बना, यार वो भी बताना पड़ेगा। ऐसे करो, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और साथ में कहाँ से आया, फंक्शंस ऑफ दिस, ये दोनों चीज को मिक्स करके एक ही सेशन में बता दूंगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट जो सेशन करेंगे उस सेशन में हम सीधे शेड्यूल से स्टार्ट करेंगे। यस, ओके, स्टार्ट करते हैं हम 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट था। इस एक्ट में अगर देखा जाए, तो इस एक्ट में 70% से ज्यादा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहीं से लिया गया। ठीक है, वो कहां से लिया गया? यहीं से लिया गया। अब क्या हुआ, 1900, मैंने बोला था एक चीज तुम्हें याद, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में हमें डायरकी स्टार्ट हुई, पर डायरकी कहां से? प्रोविंस से हटा दी गई 1935 में। लो भाई, डायरकी वाज समाप्त। सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता से जो 1774 में बना था, उसको दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। अब वो दिल्ली ट्रांसफर तो हो गया, ठीक है, और एक फेडरल कोड भी आ गई 1937 में, 1937 एक फेडरल कोड दिल्ली में बना दी गई। इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस क्या क्या फिर वो बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा। ठीक है, उतना नहीं करेंगे। और देखते हैं, ऑल इंडिया यूनियन फाउंडेशन बन गई, पावर जो थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई यूनियन और प्रोविंस के बीच में। गांधी जी ने इसको चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा। ठीक है, याद रखना, इसी को गांधी जी ने चार्टर ऑफ स्लेवरी बोला गया बाय गांधी जी। ठीक है, ध्यान रखना। और प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट यहां पर आ चुकी है। 1 अप्रैल 1935 को यहां पर आरबीआई भी स्टैब्लिश हुई। बहुत इंपॉर्टेंट डेट रहेगी, आरबीआई वाज स्टैब्लिश्ड। ठीक है, अभी बाइकैमरलिज्म तो चली नहीं है। ठीक है, ओके, 1937 में एक चीज और कर लेते हैं। 1937 में बर्मा को सेपरेट कर देते हैं। बर्मा वाज सेपरेटेड। ठीक है, परेश हो से जल्दी खत्म कर रहा हूं इसको। ठीक है, और कुछ भी नहीं है हम इसमें। ओके, और फिर 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी, और फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बाद 1947 का हमारा एक्ट आएगा, जो एक्ट 1947 का आता है। खत्म करेंगे कल 1935 तक ही चलते हैं, तो यहाँ पर हमारा ये खत्म होता है। ठीक है, सेकंड हम जब कल हम करेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे बनी, क्योंकि 1946 में बनना स्टार्ट हो जाती है,
और 1947 का जो एक्ट आएगा उसमें फिर भारत को आज़ादी मिल जाएगी। और उसी के बाद हम इंक्लूड कर देंगे कि भारत ने कौन से फॉरेन सोर्सेज से क्या क्या चीज़ें ली हुई है, जो पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, तो मैं इस टॉपिक के क्वेश्चंस लगाना चाहो लगा लो, नहीं लगाना चाहो तो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, बट आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ। ठीक है, इससे सारे का सारा फैक्चुअल पार्ट हो जाएगा। ठीक है, थिंकिंग पार्ट जो मैं बोल रहा हूँ अगर तुम समझ रहे हो उसको तो अच्छी बात है। ठीक है, और क्या बचा या दैट्स ऑल फॉर टुडे। I hope you like it. If you have any suggestion, if you have anything to put in this lecture, please make sure to put it and let me know. Thanks for watching. Bye bye.